दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, क्योंकि हम मूविंग एवरेज को बेसिक से एडवांस तक बताएंगे। साथ में प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड कैसे लेना है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज सिंपली एक लाइन होती है जिसकी हेल्प से आप परफेक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इसको यूज करने के। मार्केट में आपको दो टाइप्स के मूविंग एवरेज मिलेंगे, एक SMA और दूसरा EMA। दोनों का काम काफी हद तक सिमिलर ही है। पर्सनली मैं EMA का यूज करता हूं, इसलिए हम EMA के एग्जाम्पल से सब कुछ सीखेंगे इसको यूज करने के लिए। आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करते ही आपके चार्ट में मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। इसकी लेंथ की सेटिंग बाय डिफॉल्ट 9 की होती है। जरूरत पड़ने पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। कब और कहां इसकी लेंथ को चेंज करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं मूविंग एवरेज का यूज करके हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। जब मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक अपर ट्रेंड है, और जब मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। जैसे यहां आप देख सकते हैं, मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट, प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है। यहां प्राइस काफी हद तक नीचे गिर चुकी है, तो हर कोई बिगन ट्रेडर को यही लगेगा कि अब ये अपर ट्रेंड खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक बार हम मूविंग एवरेज को ऐड करके देखें तो प्राइस अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। इसका मतलब यह अभी भी अपर ट्रेंड ही है। हो सकता है हमें जो यह डाउन साइड की मूवमेंट मिली वे एक पुल बैक हो, अभी हम इसको डाउन ट्रेंड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइस अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और आगे प्राइस ने अपना अपर ट्रेंड कंटिन्यू किया भी। यहां शुरुआत में प्राइस एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में नीचे आ रही थी और फिर एक बड़ा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिला। ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट देखकर हम इसको अपर ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस अभी भी EMI के नीचे ही है और आगे प्राइस ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया भी था। अब समझते हैं कि मूविंग एवरेज को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। यहां अभी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यह अपर ट्रेंड हुआ और आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब यहां EMI ने सपोर्ट का काम किया। आगे हाईली चांस है कि जब प्राइस इस EMA के आसपास आए तो यही EMA का सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है, और आगे यही हुआ। प्राइस ने EMA का सपोर्ट लिया और ऊपर साइड एक बिग मोमेंटम दिया। यहां आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस रेजिस्टेंस EMA को टच करके नीचे गिर रहा था, तो आगे भी संभावना है कि प्राइस फिर से इस EMA का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकती है, और यहां ऐसा हुआ भी। प्राइस ने EMA का रेजिस्टेंस लिया और एक बिग मोमेंट डाउन साइड की तरफ दिया। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप EMA का यूज करें ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए तो प्राइस को EMA मिनिमम 2 बार तो टच करना ही चाहिए। 2 बार टच होने के बाद ही यह EMA आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट देता है। इस तरह कोई भी अप ट्रेंड में प्राइस को मिनिमम 2 बार टच करना चाहिए EMA को तभी हम इस EMA को आगे सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और EMA का यूज करते हैं तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो यह है कि जब आप EMA चार्ट में प्लॉट करेंगे
तो कुछ कुछ बार EMA परफेक्टली आपके चार्ट में नीचे रहेगी अगर आप ट्रेंड है तो, और अगर डाउन ट्रेंड है तो EMA परफेक्टली प्राइस के ऊपर रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपने EMA प्लॉट किया और ये EMA बिल्कुल प्राइस के बीचों बीच प्लॉट हो जाएगी। इस तरह आप EMA का यूज करके आप ना ही ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओगे और ना ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका सल्यूशन क्या है और किस टाइम फ्रेम में आपको EMA को यूज करना है, ये दोनों टॉपिक हम वीडियो के एंड में कवर करेंगे। अब हम समझते हैं कि EMA का यूज करके हम ट्रेड कैसे करेंगे। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ EMA का यूज करके एक भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम प्राइस एक्शन के साथ EMA का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करेंगे जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले। आप देख सकते हैं अभी INB की प्राइस EMA के ऊपर है। ये एक अपर ट्रेंड हुआ। अपर ट्रेंड है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यहां नीचे प्राइस ने 2 बार EMA को टच भी किया है, इसलिए हम इसको आगे एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। 2 बार प्राइस EMA का सपोर्ट लेकर ऊपर गया था तो आगे भी संभावना है कि तीसरी बार EMA के पास आए तो फिर से एक अपसाइड मूवमेंट मिले। नेक्स्ट प्राइस आती है EMA के पास, तो क्या हमें यहां बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? नहीं, हमें कुछ और भी कंफर्मेशन देखनी चाहिए, जैसे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहां जिस जगह पर प्राइस ने EMA को टच किया उस जगह पर पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि अब एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद हमें डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिल। अगर आप ध्यान से देखें तो इस डोजी कैंडल का लोअर शैडो बहुत लंबा है। इसका मतलब इस कैंडल में तो बायर्स का डोमिनेंस है और EMA का सपोर्ट तो था ही। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि हमें प्राइस एक्शन के अनुसार भी बाय का सिग्नल मिल रहा है और EMA के अनुसार भी बाय का सिग्नल मिल रहा है। स्टॉप लॉस हम इस डोजी कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट रेजिस्टेंस के पास आप चाहे तो प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्राइस अभी EMA के नीचे है तो यह डाउन ट्रेंड हुआ। EMA अब रेजिस्टेंस का काम कर सकती है क्योंकि यहां 2 बार तो प्राइस EMA का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ चुका है, तो तीसरी बार भी संभावना रहती है कि प्राइस EMA का रेजिस्टेंस लेकर फिर से डाउनसाइड मूवमेंट दे। डाउन ट्रेंड है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आती है EMI के पास और 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन बन चुकी है। 3 ब्लैक क्रो जिसमें सेलर्स का डोमिनेंस होता है और इसी जगह पर हम एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यह ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम करेगी और EMA भी। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन और EMA दोनों की तरफ से हमें सेम टू सेम सिग्नल मिल रहा है सेल करने का। प्रॉफिट टारगेट के लिए हम नजदीकी सपोर्ट का यूज करेंगे और स्टॉप लॉस 3 ब्लैक क्रो से थोड़ा ऊपर रखेंगे। अब कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ प्राइस EMA के ऊपर था, मतलब यह अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। जब प्राइस आएगा EMA के आसपास और प्राइस एक्शन के अनुसार भी कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिले तब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस आता है EMA के पास और फिर से डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। यहाँ EMA का सपोर्ट है, ऊपर से कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिला। क्या हमें यहाँ बाय करना चाहिए? नहीं, EMA के सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला, फिर भी हम बाय में एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ बाय ना करने के 2 मेन रीजन हैं।
पहला, यह जो बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ EMA का सपोर्ट है। प्राइस एक्शन के अनुसार यहां कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है। ऐसी बुलिश कैंडल्स जिसके आसपास कोई सपोर्ट ना हो उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, यह जो सपोर्ट था अब वह आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा और कन्फर्मेशन कैंडल एकदम इस रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हो चुकी है, इसलिए भी हम यहां बाय में एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्राइस इस EMA को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। कुछ लोग सिखाते हैं कि जब EMA ब्रेक हो और ब्रेकआउट के बाद कन्फर्मेशन कैंडल मिले तब आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही रिस्की काम है। आपको रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। आगे हम देखें तो मार्केट EMA का ब्रेक डाउन देने के बाद रीटेस्ट करने के लिए भी आता है और शूटिंग स्टार प्लस कन्फर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे हम इस सपोर्ट के पास जो पहले रेजिस्टेंस था। आगे देखते हैं क्या होता है, हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस। अभी अभी हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ और तुरंत ही मार्केट ऊपर चला गया। ये ट्रेंड तो डाउन का है। ऐसा समझ के अगर हमने बड़ा प्रॉफिट टारगेट रखा होता और ये इंपॉर्टेंट लेवल को इग्नोर किया होता तो हमारा टारगेट हिट होने से पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी की एक और खास बात है जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। यहां प्राइस EMA के ऊपर है लेकिन प्राइस और EMA के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है। यूजुअली ऐसा होता है कि प्राइस EMA के नजदीक आती है, लेकिन ऐसे समझ जब प्राइस और EMA के बीच में गैप हो और कोई बुलिश सिग्नल मिले बाय करने का प्राइस एक्शन के अनुसार, तब सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी हमें बाय नहीं करना चाहिए। जैसे यहां आप देख सकते हैं इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अगर हम यहां बाय में एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि यहां प्राइस और EMA के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। अब उसका सल्यूशन बताता हूं जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जब आपको EMA एकदम प्राइस के करीब मिले तो ऐसा होने का पहला रीजन है कि जब प्राइस साइडवेज रेंज में हो और आप इसको अप्लाई करें तो साइडवेज रेंज में EMA काम नहीं करता। इसको आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज कर सकते हैं। दूसरा रीजन कि हर टाइम फ्रेम में एक ही लेंथ की EMA का यूज करना। मान लो कि यह एक दिन की टाइम फ्रेम है और EMA 100 पीरियड का, तो इसी लेंथ का EMA आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में यूज नहीं कर सकते हैं। आपको EMA की लेंथ बदलने पड़ेगी। EMA के सेटिंग्स में जाकर लेंथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ 9 की होती है। आप यहां इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए आपको EMA की लेंथ कम रखनी चाहिए, जैसे 9, 12, 21। और बिग टाइम फ्रेम के लिए आपको EMA की लेंथ बड़ी रखनी चाहिए, जैसे 50, 100, 200। जैसे जैसे आप EMA की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से EMA और प्राइस के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। जैसे 9 EMA प्राइस के बहुत ही करीब होती है, 21 उससे थोड़ी दूर, 50 उससे भी दूर और 100 और 200 EMA प्राइस से बहुत ही ज्यादा दूर होती है। जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 9, 21, 50, 100 EMA का यूज करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बताना।